हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एसपी सिंह जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति की जो पृष्ठभूमि है या जो ग्राउंड है उसे हम लोग चार भागों में बांटेंगे। नंबर 1 पर रखेंगे ग्राउंड, नंबर 2 पर हम रखेंगे ऐसे जो है फ्यूलिंग होती है, फ्यूलिंग कैसे होती है और इस फ्यूलिंग में आग कैसे लगती है, चिंगारी का काम करता है, स्पार्क कैसे लगता है और उस आग को कैसे फायर में कन्वर्ट किया जाता है। इस चार आधारों पर हम लोग ये तय करेंगे कि औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में या यूरोप में कैसे फैली। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति के होने के पीछे का इतिहास क्या था और कैसे औद्योगिक क्रांति ने जमीन तैयार की। तो उसके लिए जो जमीन तैयार हुई वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, रेनेसां, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण एक ऐसा तत्व था जिसमें बुद्धिजीवियों ने प्रश्न उठाए और तार्किकता को क्या किया, महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा धार्मिक आंदोलनों से व्यक्ति का विकास नहीं होता है, इसलिए वैज्ञानिक नियमों पर चीजों को कस करके उसे जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। और जब सेंस ऑफ इंक्वायरी को लोगों को जन्म दिया गया तो यहीं से औद्योगिकरण का जन्म होता है। और औद्योगिकरण के लिए जो ग्राउंड तैयार किया था, जो जमीन तैयार किया था, वो किसने तैयार किया था? रेनेसां ने या पुनर्जागरण ने। अब किसी भी काम को करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? फाइनेंस की। फाइनेंस। और फाइनेंस के लिए क्या होगा? फाइनेंस के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इसको पूरा करेगा उसका नाम होगा पूंजीपति। पूंजीपति का मतलब है कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट के लिए यहाँ जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो इसको कैपिटलिस्ट कैसे पूरा करेगा? सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश, रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश, रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश। ये उद्योगपतियों का क्या है? एक समूह है और जो ये बता रहा है कि किस तरह से हम फाइनेंस करेंगे। कैपिटलिस्ट ही फ्यूलिंग का काम करेंगे और जब ये पैसा दे देंगे तो इनको पता चल जाएगा कि किस तरह से लाभ को बढ़ाया जा सकता है। तो पूंजीपतियों ने फ्यूलिंग किया कि आप पैसा लगाइए और इससे जो है क्या होगा, नए नए इनोवेशंस होंगे। और जैसे जैसे नए इनोवेशंस होंगे वो स्पार्क का काम करेगा। किसी भी क्षेत्र में जब पूंजी लगती है तो नए नए आविष्कार होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तो इन सब ने किस चीज का काम किया? स्पार्क का काम किया। और जब स्पार्क का काम किया गया तो इसमें फिर आग कौन लगाएगा? स्पार्क को आग कौन लगाएगा? जब नई चीजें डेवलप होंगी तो इसमें काम आग लगाएगा कौन? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो इंपीरियलिज्म या कोलोनियलिज्म दो ऐसे शब्द हैं जो अपने ही क्षेत्र के औद्योगिकरण को क्या करेंगे, विश्व के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसको कुछ हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि 1750 में, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जन्म लिया और 1800 जन्म कहां लिया? ब्रिटेन और फ्रांस में। ब्रिटेन और फ्रांस में जन्म ले रहा है और 1850 तक दुनिया के आधे से ज्यादा भाग पर इन दोनों देशों का अधिकार हो जाता है। मैक्सिमम वर्ल्ड ऑक्युपाइड बाय द फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो पूरे विश्व को दो देश फ्रांस और ब्रिटेन क्या कर लेते हैं,
ऑक्युपाई कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे जो मूल कारण है इसके पीछे जो मूल कारण काम कर रहा है वो कर क्या रहा है, देखते हैं कि जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो पुरानी व्यवस्था से उसकी तुलना की जाएगी। तो पुरानी व्यवस्था क्या है, ओल्ड सिस्टम क्या है, ओल्ड सिस्टम क्या है, ओल्ड और न्यू, दोनों में अंतर क्या है, एक ये देख रहा है कि काम कैसे हो रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है, पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है, और कौन कर रहा है, फ्यूडलिस्ट। फ्यूडलिस्ट कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ये वीवर्स। एक्चुअल में फ्यूडलिस्ट जो है तय करता है कि कौन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होगा, तो वो है वीवर, वीवर। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करेगा, वही वीवर ही करेगा। और जैसे जूता जो बना रहा है वही जूता का सेल भी करेगा, उसी के ऊपर मार्केटिंग भी निर्भर करेगी। अब जब ये मार्केटिंग करेगा तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो सबसे बड़ा चीज है R&D यहां नहीं होगी, यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेस नहीं होगा, और यहां प्रॉफिट एक इसेंशियल पार्ट होगा, इसेंशियल पार्ट होगा, प्रॉफिट यहाँ एसेंशियल पार्ट होगा पारंपरिक तौर पे। और नए में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटलिस्ट तय करता है कि किस प्रकार का उत्पादन होगा, मशीन से होगा कि मानव से होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा, इसे वर्कर करेगा, किस आधार पर, वेजेस के आधार पर। मार्केट यहाँ पे कैसे तय होगा, यहाँ मार्केट मोनोपोलेट होगा, और यहाँ प्रॉफिट टेक की स्थिति होगी, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट का बेसिक मतलब ये है कि किसी भी कीमत पर, फेयर एंड हैंडसम, आपने देखा है कि ये मर्दों वाली क्रीम है, जबकि मर्दों वाली कोई क्रीम होती ही नहीं है। अब ये तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, 10 दिन के अंदर आपको गोरा कैसे बनाए, तो ये सारी क्रीम साउथ अफ्रीका में जाके बिकनी चाहिए, तो भारत में कैसे बिक रही है। इसका मतलब है कि ये झूठ बोल करके एक मार्केट को तैयार कर रहे हैं, और मार्केट को तैयार करने के पीछे औद्योगिकरण ने प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट का एक बड़ा योगदान है, और इस बड़े योगदान को ध्यान में रखते हुए औद्योगिकरण को क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। अब इस पूरे परिदृश्य को अगर आपको कायदे से समझना है तो इसकी डिटेल वीडियो आपको बाद में दी जाएगी, और ये बताया जाएगा कि औद्योगिकरण जो जन्म ले रहा है उसके पीछे का बेसिक उद्देश्य क्या था। उसके पीछे का बेसिक उद्देश्य सिर्फ इतना था कि औद्योगिकरण के कारण पूरे विश्व में रेवोल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे? जब भी नई व्यवस्था होगी तो पुरानी व्यवस्था अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहेगी। ओल्ड ऑर्डर हमेशा न्यू ऑर्डर को क्या करेगा, चुनौती देगा, और न्यू ऑर्डर ओल्ड ऑर्डर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अभी क्या है, फ्यूडलिस्ट के हाथ में पावर है, फ्यूडलिस्ट के हाथ में पावर है, और ये शिफ्ट कहां हो रही है, कैपिटलिस्ट के हाथ में। तो कैपिटलिस्ट ऐसे ही तो सारी सत्ता का केंद्र नहीं होगा, वो क्या करेगा, रेवोल्यूशंस को प्रमोट करेगा। तो रेवोल्यूशंस में कौन कौन सी कंट्री आ जाएंगी? पहला रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन,
1783, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फिर रशियन रेवोल्यूशन 1917, फिर चाइनीज रेवोल्यूशन 1949। आप देख रहे हैं एक श्रृंखला सी चल पड़ी है किस चीज की, रेवोल्यूशंस की। क्यों? क्योंकि इन्हीं रेवोल्यूशंस के माध्यम से फ्यूडलिस्ट हटाए जाएंगे और कौन आएगा सत्ता में, कैपिटलिस्ट आएंगे। और कैपिटलिस्ट जब सत्ता में आएंगे तो आप देखेंगे कि विश्व में जहां जहां भी क्रांति हो रही है उस क्रांति के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, कैपिटलिस्ट की। कैसे काम कर रही है? क्योंकि उन्हें पूंजीपतियों का बेसिक मतलब क्या था? पूंजीपतियों का बेसिक मतलब था रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि जब पैसा एक निश्चित घराने या क्लास में घूमने लगे तो उसे रोटेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और यह जिस व्यवस्था में जन्म लिया उसी व्यवस्था का नाम पूंजीवादी व्यवस्था है। और पूंजीवादी व्यवस्था डरी किससे थी? साम्यवादी व्यवस्था से, समाजवादी व्यवस्था से, राष्ट्रवादी व्यवस्था से। इसीलिए उसने विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों को प्रमोट किया, फ्यूडलिस्ट कैरेक्टर को समाज से बाहर किया। और इसने किया क्या? इसने सिर्फ ये किया कि कैसे रेवोल्यूशंस विश्व में फैलाए जाएं और फ्यूडलिस्ट कैरेक्टर को रिप्लेस करके पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया जाए। तो औद्योगिक क्रांति आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइज्ड 1870 में इटली और 1871 में जर्मनी क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा है और इनका यूनिफिकेशन हो रहा है। जब इनका यूनिफिकेशन हो रहा है और ये इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे हैं तो क्या होगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। औद्योगिकरण जब भी होगा तो सारा ऑक्यूपेशन किसने ले रखा है पूरे विश्व का? फ्रांस और ब्रिटेन ने। और जब स्पेस बचेगा नहीं तो ये क्या करेंगे? लड़ाइयां करेंगे। क्यों? इनके पास भी पैसा है और अगर इनके पास पैसा है तो इनको विश्व में साम्राज्यवाद बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि हमने बताया था जब भी स्पार्क के रूप में कैपिटलिस्ट ने कहीं पे भी फंडिंग करी और उस फंडिंग से कोई भी इनोवेशन हुआ और उस इनोवेशन से लाभ को किसी भी कीमत पर अगर बढ़ाए जाने की प्रवृत्ति है तो आप देखेंगे कि फिर वो जब लाभ प्राप्त करने लगेगा तो और ज्यादा प्राप्त करेगा। और उसमें फायर का काम कौन करेगा? इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद या कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद के माध्यम से जर्मनी और इटली ने भी पूरे विश्व पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे और जिसका परिणाम क्या आएगा? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इन दो विश्व युद्धों के कारण आज भी आपको क्या लगता है कि पूरा विश्व केवल एक, सारे चिंतक सिर्फ एक बात को लेकर के परेशान हैं कि परमाणु युद्ध होने चाहिए कि नहीं, तृतीय विश्व युद्ध अनिवार्य है। और तृतीय विश्व युद्ध अनिवार्य है, अभी तक चिंतकों के विचार में सिर्फ यह बात नहीं आ पा रही है कि परमाणु बम से युद्ध होना चाहिए कि नहीं। चूंकि जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का अध्ययन है वो ये है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो कम से कम 70 करोड़ लोग मारे जाएंगे पूरे विश्व में। और अगर 70 करोड़ लोग मारे जाते हैं पूरे विश्व में, इसका मतलब है कि युवाओं की आबादी पूरे विश्व से समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में कौन औद्योगिकरण की नीतियों को, पूंजीपतियों के विचारों को कौन आगे बढ़ाएगा? इसी विचार को देखते हुए औद्योगिकरण का जो स्वरूप है बहुत विभत्स है। ये प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए पॉपुलेशन को कम ज्यादा भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार तक, किसी भी अंजाम तक जा सकते हैं। औद्योगिकरण के इस चैप्टर में हमने सिर्फ इस बात का आपको जिक्र किया है कि औद्योगिकरण के रूप में
पिछली सरकारों या पिछले पारंपरिक तरीके से कैसे उत्पादन होता था, वर्तमान समय में क्या है कि पूंजीपति किस प्रकार से उत्पादन करते हैं, इनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदलता है, कैसे ये संसार में पूंजी को बढ़ावा देते हैं और कैसे उन पूंजी के माध्यम से ये विश्व में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, क्रांति लाते हैं, जिन्हें हम फ्रेंच क्रांति के रूप में, अमेरिकी क्रांति के रूप में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। सोवियत संघ के बिखरने से पहले संवरने तक और संवरने से लेकर बिखरने तक, चाइना के होने वाली क्रांति को लेकर के हम ये पूंजीपतियों के खेल को देख पाएंगे जब हम कायदे से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझ पाएंगे और ये देख पाएंगे कि वास्तव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही पूरे विश्व में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे जो मदरलैंड है वो कौन सा है, अमेरिका है। पूरे विश्व की पूंजी अमेरिका में सिमट जाती है और जितनी भी जगह कार्रवाई हुई है, अगर आप देखेंगे कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि वो सऊदी अरब में अमेरिका के एकाधिकार को क्या कर रहा था, समाप्त कर रहा था। इस बात को लेकर के अमेरिका की नाराजगी थी और केमिकल रिएक्शंस के नाम के आधार पर, केमिकल बम के आधार पर उस पर अटैक किया गया और बाद में उनसे कुछ भी नहीं मिला। इस बात की सफाई अमेरिका ने कभी नहीं दी कि क्यों उसने सद्दाम हुसैन को मार डाला। आप देखेंगे कि लीबिया का शासक था गद्दाफी, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उस तेल लेकर के सोना खरीदना चाहता था, वो डॉलर्स में अपने तेल को नहीं बेचना चाहता था। उसको लग गया कि अगर सोने में तेल बेचा जाने लगा तो अमेरिकी डॉलर जो है कमजोर हो जाएगा। ऐसे में गद्दाफी को जाकर के उसी के घराने में मार दिया गया, लीबिया को उसके हालत पर छोड़ दिया गया। तो पूंजीपतियों ने पूरे विश्व में जो व्यवस्था परिवर्तन किया है उसके मूल में कौन है, पूंजीपति। यहाँ तक कि एक आश्चर्यजनक बात आपको ये बता दें कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो पूंजीपतियों ने दिलाई थी। अगर आपके विचार में ये रहता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती, एकदम गलत सोच रहे हैं। गांधी जी चाहते तब भी भगत सिंह की फांसी नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और साम्यवादी विचारधारा पूंजीपतियों के खिलाफ थी। इसलिए पूंजीपति चाहते थे कि भगत सिंह भारत के दूसरे लेनिन न बन जाएं, इसलिए भगत सिंह को फांसी होनी ही चाहिए। तो ब्रिटेन और अमेरिका क्या थे, पूंजीवादी देश, और इसलिए भगत सिंह को फांसी एक दिन पहले ही दे दी गई, क्योंकि उनके साम्यवादी विचार उनकी विचारधारा को सूट नहीं करते थे, पूंजीपतियों के विचारधारा को सूट नहीं करते थे। इसलिए आप देखेंगे कि औद्योगिकरण की जड़ में क्या क्या है, इसका जब हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि औद्योगिकरण के मूल कारण क्या थे, कैसे कैसे इसका इवैल्यूएशन होता है, रीजन क्या क्या थे, कैसे जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना करके पूरे विश्व की इकोनॉमी को गति दे दी, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्पार्क को आग में कन्वर्ट किया और कैसे साम्राज्यवाद और अन्य चीजों ने इस औद्योगिकरण के स्वरूप को बदल करके रख दिया। उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में दिया गया ये लेक्चर आपके वैचारिक उन्माद को थोड़ा सा और स्पार्क करेगा, आगे बढ़ाएगा, चिंगारी लगाएगा और उसमें आप अपने विचारधारा के माध्यम से और एनसीईआरटी पढ़ करके इसके बारे में जो भी नए कमेंट्स करेंगे उसके आधार पर हम इसका विस्तृत वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। विश्व दिवस। थैंक यू।